गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी का। मैं तुल कुमार शर्मा एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाय शर्मा जी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जी हाँ, एक बार फिर हम लोग क्लास 10th के लिए यूनिट फर्स्ट का कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग अपने इस लेक्चर में शेष रह गई कुछ केमिकल रिएक्शंस की चर्चा करेंगे। इससे पहले के प्रीवियस वीडियोज में मैं आप सभी के लिए संयोजन अभिक्रियाएं और वियोजन अभिक्रियाओं को बता चुका हूं। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जा करके सबसे पहले उन वीडियोज को देख लें। आज हम लोग आगे की रिएक्शन पर चर्चा करेंगे। एक बार फिर कहना चाहूँगा कि जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आज की जो अपनी पहली रिएक्शन है बच्चों, उसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। आज हम लोग जिस रिएक्शन की स्टडी करने वाले हैं वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आइए समझिए कि विस्थापन अभिक्रिया है क्या। इसमें होता क्या है बच्चों, जो अधिक सक्रिय तत्व है वह कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है और स्वयं उसके स्थान पर आ जाता है। देखिए, मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बताता हूं। मान लेते हैं हमारे पास कोई तत्व ए है और एक अपने पास कोई यौगिक दे रखा है BC। ये कोई तत्व है A और अपने पास यौगिक दे रखा है BC। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो A तत्व है ये अधिक सक्रिय है, ये अधिक सक्रिय है। जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। कॉन्सेप्ट अगर आपके समझ में आ गया बहुत आसानी से आप तैयार कर लेंगे। मेरे पास कोई तत्व A दे रखा है जो अधिक सक्रिय है और इसकी रिएक्शन में किसी यौगिक से कराता हूं और इस यौगिक में मैं मान लेता हूं कि अपने पास जो B है, B तत्व दे रखा है, ये कम सक्रिय है। B तत्व कैसा है? कम सक्रिय। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, जो कम सक्रिय तत्व है उसको अधिक सक्रिय वाला तत्व हटा देता है। बात समझ में आ गई? उसको अधिक सक्रिय वाला तत्व उसके स्थान से हटा देगा। किस तरीके से हटाएगा आप देखिएगा। इसको हटा देगा और इसके स्थान पर स्वयं आ जाएगा। तभी बच्चों कंपाउंड क्या बनेगा? AC बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई। और ये B क्या होगा? ये हट जाएगा। तो आपकी समझ में आई यह रिएक्शन है क्या? इस रिएक्शन में क्या होगा, जो अधिक सक्रिय तत्व है वह कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक से हटा देगा और स्वयं उसके स्थान पर आ जाएगा। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आई होप आप सभी को विस्थापन अभिक्रिया की जानकारी मिल गई। इसकी डिफिनीशन किस तरीके से लिखेंगे, मैं इसकी डिफिनीशन को लिख करके बताता हूं। देखिए बच्चों, मैं इसको रफ कर देता हूं और इसके डिफिनीशन को अपनी कॉपी पर आप नोट करें। देखिए, जब कोई तत्व जिसकी सक्रियता अधिक है, जिसकी सक्रियता अधिक है, सक्रियता से बच्चों मतलब क्रियाशीलता से भी है, तो वह
कम सक्रिय तत्व को, तो वह कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है और स्वयं उसके स्थान पर आ जाता है, और स्वयं उसके स्थान पर आ जाता है। जैसा कि मैंने अभी रिएक्शन में बताया था। फिर डिफिनेशन को एक बार देख लेंगे। जब कोई तत्व जिसकी सक्रियता अधिक है तो वो क्या करता है, कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है और उसके स्थान पर स्वयं आ जाता है। यह विक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन विक्रिया कहलाती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बच्चों में इसकी एग्जाम्पल की बात करें, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। अपने पास आयरन है Fe, हमारे पास आयरन है Fe सॉलिड होता है तो मैं यहां पर S लिखता हूं, और इस आयरन को मैं कॉपर सल्फेट के विलयन में, विलयन के लिए मैंने बताया कि मैं Aq लिखता हूं, तो आपको कॉपर सल्फेट विलयन लेना है और कॉपर सल्फेट विलयन में आप आयरन को डाल दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो ये जो आयरन आप देख रहे हैं, मैं यहां पर इसका नाम लिख देता हूं, यह आयरन है। इधर आपका ये कॉपर सल्फेट है, यह कॉपर सल्फेट हो गया। तो जब आप कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन को डालेंगे तो आयरन अधिक सक्रिय है, और अधिक सक्रिय होने के कारण यह कॉपर को उसके स्थान से हटा देगा, यानी Cu अलग कर देगा और स्वयं उसके स्थान पर आ जाएगा, जैसे कि डिफिनीशन में बात की गई। तो क्या बनेगा, FeSO4, यानी ये आपका सल्फर कॉपर अलग हो जाएगा और बच्चों अपने को FeSO4 फेरस सल्फेट का विलयन मिलेगा। तो यह जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, इस रिएक्शन में आयरन अधिक सक्रिय है और कॉपर सल्फेट के कॉपर को कम सक्रिय होने के कारण इसको हटा दिया और स्वयं उसके स्थान पर आ गया। तो ऐसी विक्रिया आपकी विस्थापन क्रिया कहलाती है। आई होप आपको यह रिएक्शन समझ में आ गई होगी। बच्चों मैं इस रिएक्शन को रफ कर देता हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो अगली विक्रिया हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपके सामने बोर्ड पर मैंने उसको लिख रखा है। अभिक्रिया का नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन को इंग्लिश में आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होगा बच्चों, जरा आप डिफिनीशन को ध्यान से पढ़िए। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादों का निर्माण, जो भी बच्चों प्रोडक्ट बनेगा, दो यौगिकों के आयनों के बीच आदान प्रदान से होता है। अर्थात इस रिएक्शन में जो उत्पाद बनेगा उसका निर्माण जो अभिकारक भाग ले रहे हैं, मान लेता हूं दो अभिकारक भाग ले रहे हैं, तो दोनों अभिकारकों के आयनों के परस्पर आदान प्रदान से होगा। एग्जाम्पल देता हूं तब आपकी समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिएगा, मैं Na2SO4, आप सभी लोग इसका नाम जानते होंगे, एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम सल्फेट का। किसका एक्वस सॉल्यूशन है, सोडियम सल्फेट का। ये अभिक्रिया में भाग ले रहा है, एक अभिकारक है। मैं दूसरा अभिकारक लेता हूं BaCl2, बेरियम सल्फेट, और मैं इसका एक्वस सॉल्यूशन लेता हूं। तो एक तरफ अपने पास में सोडियम सल्फेट है, मैं यहां नीचे नाम भी साथ में लिख देता हूं,
ये सोडियम सल्फेट हो गया, और एक अपने पास बच्चों बेरियम क्लोराइड, सॉरी मैं भूल गया था पहले गलत, ये बेरियम क्लोराइड। तो अपने लोग इन दोनों की परस्पर रिएक्शन कराने जा रहे हैं बच्चों, मैं यहीं पर रिएक्शन करा देता हूं। तो जब आप सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे, तब मैंने परिभाषा देखी, दो यौगिकों के आयनों के आदान प्रदान से, अर्थात ये जो आप दो आयने देख रहे हैं, ये दो आयने जुड़ जाते हैं Cl के साथ, और किसका निर्माण होता है? 2NaCl का निर्माण होता है। इतनी बात समझ में आ गई? 2NaCl का निर्माण होता है, और साथ में देखिएगा बच्चों क्या बनता है, ये जो Ba है ये जुड़ जाएगा SO4 के साथ, तभी बनेगा BaSO4। तो कुल मिलाकर के एक चीज नजर आ रही है आपको कि ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसका आयन इसके साथ में जुड़ा, इसका आयन इसके साथ में जुड़ा, अर्थात जो उत्पाद बनेंगे वो यौगिकों के आयनों के आदान प्रदान से बनेंगे। ये अभिक्रिया कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद का निर्माण दो अभिकारकों के आयनों के परस्पर आदान प्रदान से होता है बच्चों, वह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया कहलाती है। इस रिएक्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे चर्चा करता हूं। अब बच्चों हम लोग जिस अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, 5वें नंबर की अभिक्रिया और 6ठे नंबर की अभिक्रिया, इन दोनों को मैं साथ लेकर के चलता हूं, क्योंकि दोनों अभिक्रियाओं में बच्चों बहुत बारीकी सा अंतर है। एक अभिक्रिया आपकी उपचयन अभिक्रिया है और दूसरी अभिक्रिया आपकी अपचयन अभिक्रिया है। तो उपचयन अभिक्रिया क्या होती है और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, मैंने सामने लिख रखा है बच्चों, बहुत ध्यान से इसको देखना, आप आसानी से दोनों अभिक्रियाओं को पहचान लें। अगर कोई ऐसी अभिक्रिया हो रही है जिसमें या तो ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही हो या फिर आप हाइड्रोजन में कमी हो रही है, ऐसी अभिक्रिया अगर आपको मिलती है जिसमें ऑक्सीजन में या तो वृद्धि हो रही हो या फिर हाइड्रोजन में कमी हो रही हो, तो ऐसी अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि या हाइड्रोजन में कमी होती दिखती है, वह बच्चों उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और इसके जस्ट उल्टा वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन में कमी हो रही हो और हाइड्रोजन में वृद्धि हो रही हो, वे अभिक्रियाएं अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, यहां एग्जाम्पल लिखा है C+O2CO2। क्या इस वाली अभिक्रिया में आप देखेंगे तो क्या ऑक्सीजन में वृद्धि नहीं हो रही? क्या ऑक्सीजन का योग नहीं हो रहा कार्बन के साथ? जब कार्बन का के साथ में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और दूसरी तरफ देखिए CuO कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करती है, और देखिए कॉपर ऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है, देखिए वो बच्चों हट करके हाइड्रोजन के साथ में जुड़ जाता है, अर्थात कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल जाती है। तो मैंने बताया ऑक्सीजन में अगर कमी हो रही है, देखिए कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो बच्चों हम लोग अभिक्रिया को दर्शाते हैं कि यह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया है। मुझे नहीं लगता इन दोनों रिएक्शन में किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो। इस लेक्चर में इतना ही। मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के पॉइंट की चर्चा करूंगा। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है
वो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर के प्रीवियस वीडियो को देख लें। और हाँ, ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो मुझसे नए जुड़े हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। इस लेक्चर में इतना ही। मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपके सामने उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए।